हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम दिसंबर 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसके के अंदर नवंबर के करंट अफेयर्स कवर्ड रहेंगे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप एसएससी बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट मैगजीन है क्रोनोलॉजी, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिले हैं और इसके बारे में हम कई बार डिस्कस भी करते हैं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे, जो मेंस में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बिलीफ रहे कि एक फेथ रहे कि इसमें से जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में भी जो है वो काम आएगी। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि इसका कॉस्ट बेनिफिट जो है वो रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। 60 पेजेस के अराउंड आपको ये मैगजीन देखने को मिलेगी। 60 पेजेस में आपका पूरा करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाता है। तो जो लोग डेली न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो और बल्कि मैगजीन्स पढ़ना भी एक तरीके से बहुत बड़ा इशू रहता है कि उनको बार बार रिवाइज नहीं की जा सकता, तो इसीलिए आप इस मैगजीन को आप बेस बना करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो करंट अफेयर्स की कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैगजीन को और देखते हैं फ्रंट पेज के ऊपर सबसे पहले क्या क्या न्यूज़ हमको देखनी है। सबसे पहले देखिए, प्रेसिडेंट के साथ में यहाँ पर आपको एक प्लेयर दिखेंगे। इन प्लेयर का नाम है शरत कमल अत्यंत और ये टेबल टेनिस से संबंधित है और तमिलनाडु से इनका संबंध है। तो याद करना भी आसान है, टीटी और टीएन यानी तमिलनाडु से संबंधित है और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इनको जो है स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट जो ऑनर होता है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे इनको अभी 2022 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और अभी इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो आपको कई सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑनर कौन सा है, तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसको क्या कहा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी जो है ये पुरस्कार 2022 में किसको मिला है, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शरत कमल अत्यंत, उनको ये पुरस्कार मिला है और तमिलनाडु से जो है वो इनका संबंध है। तो ये सारी बातें हो गई। दूसरी बात ये देखिए कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसके अंदर 25 लाख रुपीज़ जो है एक अवार्ड राशि के रूप में मिलती है। 25 लाख रुपीज़ जो है वो दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं और फैक्ट्स आपको बताऊं, तो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो ये पुरस्कार है ये आपको ये किस खिलाड़ी को मिला था, तो चेस के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। आपने आई एम श्योर आपको पता होगा विश्वनाथन आनंद के बारे में। तो उनको ये फर्स्ट पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया था। और अगर आपको फैक्ट्स जानने हो तो आप ये देखिए कि जो यंगेस्ट व्यक्ति हैं, यंगेस्ट जो खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, उनको ये पुरस्कार जो है 2001 के अंदर मिला था और ये 18 साल की जो है वो इनकी उम्र थी उस समय। तो यंगेस्ट जो प्लेयर हैं वो आपके शूटर के अभिनव बिंद्रा हैं, उनको शूटिंग के हैं वो अभिनव बिंद्रा हैं, उनको दिया गया था। और अभी वाले कौन है, शरत कमल अत्यंत है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और देखिए इसमें ये जो पुरस्कार होता है इसके लिए इन पुरस्कारों को वितरित करने के लिए कमेटी बनाई जाती है और इस बार जो ये कमेटी है इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके फॉर्मर जो न्यायमूर्ति रहे हैं जिनका नाम है AM खानविलकर, उनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। तो उनके द्वारा जो है डिसाइड किया गया है किस खिलाड़ी को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए कि ये जो कमेटी होती है इसको अपॉइंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो मंत्रालय है इसके द्वारा ये समिति बनाई जाती है और वही खिलाड़ियों में से चयन करके जो है वो सेलेक्ट करते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसको पाने के लिए एक खिलाड़ी को 4 वर्ष तक लगातार जो परफॉर्मेंस है वो उसके लेवल पे जो है एक हाई लेवल का परफॉर्मेंस जो है वो उसका चेक किया जाता है, उसके आधार पर ही जो है ये पुरस्कार मिलता है। तो 4 वर्ष तक अगर खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा है लगातार तो उसको जो है इसके लिए नामांकित किया जाता है। तो ये था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी जो है बातें क्यों बताई, आखिरकार क्या कारण है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। अब आपको जो है प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है वो आपको देखना है। सो फ्रेंड्स ये देखिए आपका 2021 में मेंस के अंदर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों के नाम उनके खेल सहित लिखिए। तो पैरा खिलाड़ी जिनको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है प्लस जो उनका खेल है वो सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और जो आपके 20 मार्क्स वाले जो पेपर होते हैं, छोटे पेपर जो होते हैं, उसमें फैक्चुअल की ही उम्मीद जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में तो फैक्चुअल चीज़ें ही आपको पढ़नी है। अगर आपको ये
याद होगा तो आप लिख लेंगे, नहीं याद होगा तो बस फिर कुछ नहीं, राधे राधे है। तो इसीलिए जो है चीज़ों को आपको यहाँ पर मेमोराइज़ करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने जो है आपको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बहुत ही डिटेल में और बार बार बताया, ताकि आपको ये चीज़ जो है वो याद हो जाए। अब देखिए और कौन कौन से खेल पुरस्कार हैं, तो यहाँ आप देखेंगे अर्जुन पुरस्कार भी है एक। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 से दिया जाने लगा है और इस बार 25 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। हम आगे जाकर के नाम देखेंगे खिलाड़ियों के और उनके खेल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि किसी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन सिंपल सी चीज़ थी कि ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपको खिलाड़ी के साथ में उसका खेल जो है वो याद कर लेना चाहिए। फिर देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो कि लाइफ टाइम जिन्होंने एक लाइफ टाइम जो कंट्रीब्यूशन होता है उन जो कोचेज़ होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अब देखिए कि इस पेज पर और क्या काम की बात है, तो यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ पर अभी 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में आयोजित किया गया। हर बार ये गोवा में आयोजित होता है। हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, जिसके कि जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा यहाँ पर पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए। और यहाँ पर जो ये पुरस्कार आप देख रहे हैं, ये पुरस्कार जो है वो उस पुरस्कार का नाम है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड, और ये एक साउथ के अभिनेता है चिरंजीवी, उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे और भी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई इस फिल्म फेस्टिवल का महत्व क्या है। महत्व तो यही बता देती हूँ कि पूरे एशिया के अंदर जो सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनमें से एक है हमारा भारत का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि गोवा के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है। फिर देखिए दूसरी बात इसमें ये है कि इस बार जो है क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग वाली जो फिल्म होती है, जो ओपनिंग मूवी होती है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की एक फिल्म थी अल्मा एंड ऑस्कर, उसको जो है वो यहाँ पर प्रसारित किया गया था। उसके बारे में हालांकि आगे हम और भी डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। फिर देखिए G20 के बारे में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए G20 का जो अभी सम्मेलन है 2022 का, वो आपके इंडोनेशिया के बाली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इंडोनेशिया के बाली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले वाला जो था वो इटली के रोम के अंदर आयोजित किया गया था, और 2023 वाला जो है उसकी अध्यक्षता अभी भारत को सौंप दी गई है। 2023 का जो सम्मेलन है वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसी को हम जो है ट्रायोका भी कहते हैं। ट्रायोका मतलब कि इसमें 3 प्रेसिडेंसीज जो है वो साथ चलती है, यानी कि पिछली बार किसको था, इस बार किसको, और आने वाला जो है वो मतलब चलते हुए जो सम्मेलन होता है उसमें ही जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी का डिक्लेरेशन कर दिया जाता है। तो इसको ट्रायोका कहते हैं। तो इटली में पहले था, अभी इंडोनेशिया में है, और फिर उसके बाद में 2023 का कब होगा तो वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। G20 की अगर देखिए हम बात करें तो G20 जब G7 बना था, G7 भी नहीं कहूँ उसको, पहले G8 हुआ करता था जब रशिया इसका पार्ट था। 2014 में रशिया जो है इसका पार्ट नहीं रहा G8 का, तो उस समय ही जो है इस G20 को भी कंसीव किया गया था। और मेजर कारण अगर आपको ये बताऊँ तो मेजर कारण ये था कि जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके अंदर स्थिरता लाने के लिए, उसके अंदर स्टेबिलिटी को लाने के लिए ही इस ग्रुपिंग को फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो अभी भी इसका उद्देश्य यही है। क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह तो है, लेकिन मेजर इसका जो काम है वो यही है कि उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उन देशों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ताकि जो वैश्विक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर स्थिरता जो है उसको बरकरार किया रखा जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके G20 के बारे में है। और पिछली बार हमने जब मैगजीन पढ़ी थी नवंबर वाली, उसके अंदर हमने देखा था कि भाई इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, शेरपा भी नियुक्त होते हैं। इस बार भी शेरपा कौन है, इस बार के G20 के मीटिंग के शेरपा कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया भी था। तो इनका जो शेरपा हैं वो अभी अमिताभ कांत हैं, जो कि जो पहले हमारे एक्स CEO रहे हैं नीति आयोग के, वो इनके शेरपा हैं। शेरपा का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई इसका एजेंडा क्या होगा, G20 का क्या क्या इसमें बातें होंगी, वो सब सेटिंग जो है वो शेरपा के द्वारा की जाती है। और अभी अगर आपने देखा होगा कि जो रशिया है उसने भी पार्टिसिपेट किया था, और इसलिए यूक्रेन वाला जो क्राइसिस है उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर चल रही थी। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर सेर्गे लेवरोव जो उनका नाम था, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें चल रही थी। तो ये G20 के बारे में था। हम आगे और देखेंगे कि G20 का जो है वो क्या क्या महत्व है, क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँ, G20 जो है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है।
ठीक है। तो जब भी इसका जो सम्मेलन होता है तो वही देश के अंदर जो है इसका सेक्रेटरीट जो है वो बनाया जाता है, वही देश जो है वो इसका कार्य जो है वो अरेंज करता है। तो ये थोड़ा सा है। और हर साल इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, हर साल अलग व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंसी दी जाती है। पिछली बार रोम के पास थी, इटली में, और अभी इंडोनेशिया के पास है, और आने वाले टाइम में जो है वो इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये वापस से आपके 2021 के अंदर एग्जाम में पूछा गया था, मेंस में। क्वेश्चन है आपका, राइट 4 मेजर इश्यूज डिस्कस्ड इन G20 रोम समिट 2021। जो रोम के अंदर अभी मैंने बताया कि समिट हुआ था, तो उसके अंदर जो है 4 प्रमुख जो मुद्दे डिस्कस किए गए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आपने G20 पढ़ा होगा तो लिख लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा, तो इसीलिए ये हमको पता होना चाहिए। अब देखिए, उस समय जो मुद्दे डिस्कस किए गए थे उसमें सबसे पहली बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उस समय, इन्होंने कहा कि हम मल्टीलेटरलिज्म पर ध्यान देंगे। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या है कि कई देशों का सहयोग साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 देश आपस में गुट बना रहे हैं। मल्टीलेटरलिज्म का यही मतलब है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि एक तो ओपन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। जो वैश्विक देश हैं उनके अंदर जो है एक तो ओपननेस होनी चाहिए कि भाई एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं के प्रति ओपननेस हो। दूसरी बात यह है कि रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए, इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनको जो है वो फॉलो जो है वो करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने उस समय की थी फूड सिक्योरिटी को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के। तीसरी बात इन्होंने की थी एनर्जी क्राइसिस को लेकर के, जो हमारे ऊर्जा जो सुरक्षा है उसको लेकर के इन्होंने जो है वो बात की थी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको इसके अंदर लिखने थे, जो कि वहाँ पर उस समय बहुत ही चर्चा का विषय जो है वो रहे थे। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ICC जो है मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, ये आप जानते हैं। और इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान को हरा करके इसको जीता है। तो ये हमारी सेकंड न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर कवर की है। फिर देखिए, टेनिस से संबंधित एक कप है जिसका नाम है डेविस कप। तो आपको पता होना चाहिए कि डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है इस बार कनाडा ने। किसने जीता है, कनाडा ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ICC का कप कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, और उसी ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कनाडा ने क्या जीत लिया, जो डेविस कप है वो जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, स्पेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। लगभग चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बता दिया मैंने। अब देखिए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वही अवार्ड जो पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी दिया गया था। फिर देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, इनका डिक्लेरेशन हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो हैं वो आपके 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधि आयोग का मतलब क्या है, लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन जो 22वां लॉ कमीशन है, अगर आपने न्यूज़ को अच्छी तरीके से ट्रैक किया होगा तो आप जानेंगे कि 21वां जो विधि आयोग था आपका, वो उसका जो कार्यकाल है वो 2018 में ही संपन्न हो चुका 2018 में ही संपन्न हो चुका था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने नेक्स्ट विधि आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पिटिशंस वगैरह गई और अभी जो है सरकार ने दोबारा से जो है वो विधि आयोग को जो है नोटिफाई किया है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो विधि आयोग होता है, पहली चीज़ तो ये कि ये ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही ये सांविधिक संस्था है। आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं में क्या अंतर होता है। तो अगर नहीं है तो हम आगे इसको जो है जब इसको पढ़ाऊंगी मैं तो और डिस्कस कर लूँगी। तो अभी देखिए, इसको जो है नोटिफिकेशन के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। इसका टेन्योर जो है वो 3 साल का होता है। 3 साल के पीरियड तक जो है विधि आयोग कार्य करता है। और इस विधि आयोग के अंदर जो है इसका मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है कि भाई जितने भी लॉज होते हैं, जो भी हमारे नियम कानून हैं जो हैं देश के अंदर प्रचलित हैं, उनमें से कोई भी अगर ऑब्सोलीट होता है, कोई भी पुराना होता है, तो उसको रिपील करने का जो है वो रिकमेंडेशन ये विधि आयोग देता है। उसके अलावा जो आपके CRPC है, CPC है, इनके जितने भी कानून हैं उनकी ये जो है समीक्षा, एक तरीके से रिव्यू जो है वो समय समय पर करता रहता है। क्योंकि कोई कानून अगर 100 साल पुराना है और अब वो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है तो उसको ढोने से अच्छा है कि उसको हटा दिया जाए, उसको ऑमिट कर दिया जाए। तो वो रिकमेंडेशन सभी जो है वो विधि आयोग के द्वारा की जाती है। अगर हम इसकी और मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये अभी का नहीं है, विधि आयोग काफ़ी जो है ओल्ड है। 1834 के अंदर, 1834 के अंदर पहली बार जो है वो विधि आयोग को स्थापित किया गया था। और ये किसके अंतर्गत था, 1833 का जो चार्टर एक्ट है जो ब्रिटिशर्स के टाइम आया था उसके अंतर्गत जो है उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर 1834 के अंदर पहला विधि आयोग जो है वो स्थापित किया गया था। और पहले चेयरमैन कौन हो सकते हैं,
ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पहले चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो है वो इसके पहले चेयरमैन थे, ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड किया था उस समय कि भाई जो हमारा पीनल कोड है, सीपीसी है, उसके अंदर कुछ बदलाव जो है वो करने चाहिए। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में 1955 के अंदर जो है विधि आयोग की स्थापना की गई पहली बार। और जो मिस्टर MC सीतलवाड़ हैं वो जो है पहली बार इस विधि आयोग के जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये कुछ बातें हैं विधि आयोग के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने बात की कि भाई 22वें अभी जो है विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं, तो 21वें के कौन थे? 21वां जो 2018 में ख़त्म हो गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यायमूर्ति BS चौहान जो हैं वो 21वें विधि आयोग के जो हैं वो अध्यक्ष रहे थे। दूसरी बात आपको मैंने क्या बताई कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो आपका कानून और न्याय मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो है ये विधि आयोग कार्य करता है। तो इतनी सारी जो फैक्ट्स हैं ये सभी आपको लिखने हैं अच्छी तरीके से, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको सिर्फ एक फैक्ट पता ना हो, सारी बातें जो है विधि आयोग के बारे में अच्छी तरीके से पता हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ पीस है वो देखिए कि इसरो जो है उसने ओशन सेट सहित 9 उपग्रह जो है वो लॉन्च किए हैं। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इसरो का। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी वाला सेक्टर आएगा। नासा के बारे में देखेंगे तो नासा ने अपना आर्टेमिस 1 मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। फिर देखिए कुछ सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और पुरुषों का ATP टूर्स फाइनल्स जो है वो आयोजित किया गया। डेविस कप हमने देख ही लिया है और ICC कप देख लिया है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके एक तरीके से जो है हमारी कवर हो चुकी है। अब हम चलेंगे हमारे फर्स्ट पेज पे, जहाँ से आपके पूरा पर्टिकुलरली आर्टिकल्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं यहाँ पर सेबी के बारे में। सो फ्रेंड्स, सेबी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में भी आई होप मैंने बता दिया, क्योंकि वीडियो एकदम से बंद हो गया तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ तक इसमें आगे पहुँच गई हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है, और दूसरा परीक्षण है ये। पहला परीक्षण जो है पश्चिमी कमान ने ही किया था, और अंडमान जो द्वीप समूह है उससे किया गया था 2 साल पहले, और अभी दोबारा से इसका सफल परीक्षण किया गया है वापस से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वारा, वहाँ से ही। तो ये जो है ब्रह्मोस जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और ब्रह्मपुत्र और जो मोसावा नदी है रशिया की, उन दोनों के नाम से इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। और एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि हवा से भी इसकी जो साउंड है उससे भी इसकी जो रफ्तार है वो 3 गुना ज़्यादा अधिक है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे मासिक घटनाओं के सार संग्रह के ऊपर। इसके अंदर आपको सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है मरियम वेबस्टर जो है उसने एक शब्द है जिसका नाम है गैस लाइटिंग, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि मरियम वेबस्टर क्या है, फिर हम ये जाने कि गैस लाइटिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि अमेरिका की एक ऑनलाइन जो है एक कंपनी है, पहली बात तो एक कंपनी है जिसकी एक ऑनलाइन डिक्शनरी है, उसी का नाम मरियम वेबस्टर है। तो उस ऑनलाइन डिक्शनरी के अंदर क्योंकि आप देखते हैं कि भाई हम कोई भी चीज़ अगर गूगल पे बार बार सर्च करते हैं, देखते हैं, तो वही चीज़ जो है हमको यूट्यूब पे भी दिखने लगती है, फेसबुक, इंस्टा जो भी आप चलाते हैं वहाँ पर उससे संबंधित चीज़ें आपको बार बार दिखने लगेंगी। तो इसीलिए जो 2019 का दौर था, कोरोना वाला जो दौर था, उस समय एक गैस लाइटिंग शब्द जो है लोगों ने बार बार उसको जो है वो सर्च किया, इसीलिए वो ट्रेंडिंग में एक तरीके से मान लीजिए कि वर्ड आ गया, इसीलिए इस मैगजीन ने उसको वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। अब गैस लाइटिंग के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए गैस लाइटिंग का सिंपल सा मतलब होता है मिसलीडिंग, कॉन्स्पायर्ड या फिर मैन्युपुलेटेड, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको जो है मिस इन्फॉर्म कर रही है तो उसको गैस लाइटिंग जो है वो कहा जाएगा। तो कोरोना का जब दौर था तो कोरोना के टाइम पर जो है काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी मिसलीडिंग थी, मैनिपुलेटिव थी और कॉन्स्पायर्ड थी, जानबूझकर के इम्प्लांट की गई थी चीज़ें। तो उसको जो है लोगों ने काफ़ी सर्च किया और उसी को जो है वो गैस लाइटिंग का नाम दिया गया। एक तरीके से स्लैंग भी कह सकते हो, स्लैंग तो खैर अलग चीज़ हो गई, लेकिन हाँ ये एक ऐसा वर्ड है जिसका कि मतलब यही है कि मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन या आपको मैनिपुलेटिव कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको जो है गैस लाइटिंग कहा जाता है। फिर देखिए कि गणतंत्र दिवस का जो हमारा समारोह था, रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे पे इस बार हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो थे हमारे मिस्र यानी इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। उनको जो है इस बार हमारे यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था। तो आप नाम ध्यान रखिएगा कि कहाँ के थे ये, इटली के थे, सॉरी इजिप्ट के थे, इजिप्ट के, मिस्र के, इजिप्ट यानी मिस्र, ठीक है, इजिप्ट की राजधानी कायरो, ठीक है। तो मिस्र के जो है राष्ट्रपति थे, जहाँ पर पिरामिड है मिस्र के अंदर, आपको पता है।
तो मिस्र के राष्ट्रपति को हमने यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया था। फिर देखिए नासा ने जो है 28 नवंबर 1964 को, ध्यान से पढ़िएगा, 28 नवंबर 1964 को अपना पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा था मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह पर पहला अपना जो है स्पेसक्राफ्ट भेजा था जिसका नाम था मेरिनियर 4। और इसी दिन को याद करने के लिए 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस यानी रेड प्लेनेट डे मनाने की घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो और भी चीज़ें हमको जो है वो देख लेनी चाहिए। देखिए भारत ने जो है मार्स के ऊपर मिशन भेजा है, उसका नाम है मॉम, यानी कि मंगलयान भी कहते हैं और मॉम भी कहते हैं उसको, ठीक है। मार्स मिशन ऑन जो है तो मंगलयान मिशन ऑन मार्स। तो ये जो मॉम है या मंगलयान मिशन है, ये आप दोनों एक ही बात है, ये हमारा जो है भारत का मिशन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो है यूएई के मिशन हमने पढ़ा था, यूएई का जो था होप मिशन था, होप मिशन, ये भी मार्स के ऊपर भेजा गया उसका मिशन है होप मिशन, ये तो अभी चर्चा में था, भी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा अगर आप देखें तो नासा ने खुद ने जो है अपना लैंडर भी भेजा हुआ है वहाँ पर, और 2 रोवर भी भेजे हैं। रोवर्स के नाम आपने पढ़े होंगे, क्यूरोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर, ये दोनों मार्स पे भेजे गए नासा के द्वारा जो है वो रोवर्स हैं। उसके अलावा मार्स के ऊपर 3 ऑर्बिटर मिशन भी नासा ने भेजे हैं, जिनका भी नाम अगर आप देखें तो मार्स रिकनसाइंस है, ओडाइसी है और मेविन है। मार्स रिकनसाइंस, मेविन का नाम भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है, और ओडाइसी, ये भी जो है वो नासा के द्वारा ही भेजे गए हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उन्होंने जो है उनका जो मिशन है उसका नाम है एक्सोमार्स, ये किसका है? यूरोपियन यूनियन का मिशन है। अगर चाइना की बात करें तो उसका मिशन का नाम है तियानवेन-1 जो है वो चाइना का मिशन है, जो कि मार्स के ऊपर है, मार्स को लेकर के है, ठीक है। अब कुछ मार्स की अगर बात करें तो देखिए मार्स जो है वो 4th जो है वो प्लैनेट है और सन से 4थे नंबर पे ही आता है, और इसका जो साइज़ है वो अर्थ से जो है यानी कि हमारी जो धरती है उससे आधा इसका जो है वो साइज़ है। अगर रोटेशन की हम बात करें कि भाई इसका जो क्या बोलते हैं घूर्णन जो होता है वो भी लगभग जो है वो धरती के बराबर ही है, 23.9 आवर्स के अंदर जो है ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये कुछ मार्स के बारे में भी बातें हैं। और मार्स के अगर आप देखेंगे तो 2 मून भी हैं इसके, 2 चंद्रमा है इसके, एक तो है फोबोस, एक है डेमोस और फोबोस, ये जो 2 हैं वो इसके मार्स के मून हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। मेरिनियर 4 के बारे में याद रखिएगा कि 28 नवंबर 1964 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसी उपलक्ष्य के अंदर जो है इसको 28 नवंबर को रेड प्लेनेट डे या लाल ग्रह दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, रिंग ऑफ द फायर क्षेत्र में शामिल रूस का कौन सा प्रायद्वीप है जहाँ पर हाल ही में 2 ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ है और वो चर्चा में रहे हैं? तो कमचटका प्रायद्वीप जो है, आपने कुरिल आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, कमचटका प्रायद्वीप के बारे में सुना होगा, तो वो जो आइलैंड है वो रिंग ऑफ द फायर क्षेत्र में सम्मिलित है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका रशिया, यहाँ पर जो है आपको ये होकाइडो और ये दिख रहे हैं, ये जापान के द्वीप हैं सारे, जापान है यहाँ पर नीचे। यहाँ पर आपको दिखेगा कमचटका पेनिनसुला यानी कि कमचटका प्रायद्वीप, जहाँ पर तीनों ओर से जो है ये पानी से घिरा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो ये है आपके कुरिल आइलैंड्स। तो ये जो है आपका रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, पैसिफिक ओशन का ये पार्ट जो है रिंग ऑफ फायर में आता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो देखे जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है कि वह रेलवे स्टेशन जिसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और उसकी मूल विरासत वास्तुकला की स्थापना के लिए यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार जो है वो दिया गया है, तो उसका नाम है भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई। तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई जो है उसको जो है यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये तो बहुत फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद करनी है। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 53वां जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया? चिरंजीवी को दिया गया है, और जब आप कवर पेज देखेंगे तो वहाँ इनकी फ़ोटो भी आपको दिख जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट एक जो है एक अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत, मतलब जो आपका यूनाइटेड नेशन है उनके आदेश के तहत जो है अर्ध रेगिस्तानी इलाके में मल्टी डोमेन संचालन में विशेषज्ञता साझा करने के उद्देश्य से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 2022 अभ्यास।
और इसका जो आयोजन है वो हमारे बीकानेर के अंदर हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है, बीकानेर में है। और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रा हिंद जो अभी अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है, ऑर्गन डोनेशन डे, कब मनाते हैं? 27 नवंबर को मनाते हैं। 28 नवंबर को क्या था? रेड प्लैनेट डे, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। फिर देखिए कि अभी नई दिल्ली में जो है, जो प्रगति मैदान है, वहाँ पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल यानी कि जो लोकल आइटम्स जो होते हैं उनको जो है पूरे ग्लोबली जो है उसको प्रचलित किया जाए, ये इसकी थीम थी। ठीक है। फिर देखिए अभी गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए नालसा, नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटी। अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल लेवल पे नालसा का गठन किया जाता है। 1987 का नालसा एक्ट आया था, उसके तहत सेंट्रल लेवल पे नालसा का गठन किया जाता है। स्टेट लेवल पे SLSA यानी कि जो सालसा नहीं कह सकते उसको, SALSA का गठन किया जाता है। और जो स्टेट लेवल है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके ऊपर भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है लीगल एड सर्विस अथॉरिटी का गठन जो है वो किया जाता है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर एक बनाया गया है। इसका उद्देश्य देखिए सिंपल सी चीज़ है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो नालसा है उसका उद्देश्य यही है कि जो लीगल सर्विसेज है, क्योंकि लोगों के अंदर एक तो हमारे देश में एक तो फाइनेंशियल नॉलेज और दूसरी जो लीगल नॉलेज है वो बहुत कम है। आज भी लोगों को आप कहेंगे तो वो सोचते हैं कि सेटलमेंट पहले कर लें, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा। ठीक है, यही चीज़ होती है। शहरों में ये हाल है, सोचिए ग्रामीण इलाकों में तो लोग बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो नालसा और जो ये जो संस्थाएं हैं जो एक्ट बना करके बनाई गई हैं, इनका उद्देश्य यही है कि जो कानूनी सुगमता है उसको बरकरार किया जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोक अदालत जो है उनको जो है लगाया जाए, ताकि जो केसेस है उनका निपटारा जो है वो जल्द से जल्द हो सके। तो इसीलिए स्टेट लेवल पे, जो सेंट्रल लेवल पे, वहाँ पर नालसा का गठन किया गया है, जिसके पेटर्न इन चीफ यानी कि जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो होता है उसको पेटर्न इन चीफ कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अलग होता है, जो पेटर्न इन चीफ होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वही इसका पेटर्न इन चीफ होता है। तो अभी DY चंद्रचूड़ है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो वो इस नालसा के पेटर्न इन चीफ हैं। अगर हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो हमारे जो स्टेट का जो हमारा हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो इसके ऑटोमेटिकली पेटर्न इन चीफ जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये जो है नालसा जो है उसके पेटर्न इन चीफ कौन है? डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है। और अगर यहाँ नीचे आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? तो मिस्टर जस्टिस संजय किशन कौल, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम आप ध्यान रखेंगे कि जस्टिस संजय किशन कौल जो है वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और पेटर्न इन चीफ कौन है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है विश्व विज्ञान दिवस जो है, विश्व विज्ञान दिवस है, भारतीय विज्ञान दिवस नहीं है। विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, सतत विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बुनियादी विज्ञान। फिर देखिए कि ई गवर्नेंस डे जो है आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 नवंबर को जो है वो कटरा जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। और इस बार का इसका जो विषय था वो था नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ठीक है। तो ई गवर्नेंस का ये इस बार का इसका मोटो था। फिर देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने निक्षय मित्र और TB मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा सकते हैं आप। दीपा मलिक जो है, जो कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष रही हैं, उनको जो है इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर ये न्यूज़ हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। आगे है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है उसके पूर्व प्रमुख ने इस देश के 17वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार जो है वो संभाला है। उनका नाम बताना है आपको, तो उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, जनरल असीम मुनीर जो है वो 17वें सेनाध्यक्ष बने हैं पाकिस्तान के। फिर देखिए किस स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी जो है उसने भारत के पहले निजी यानी कि प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर किया है। तो ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का पहला लॉन्च पैड लॉन्च किया है। तो उस स्टार्टअप कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो इसका नाम है।
फिर देखिए उपराष्ट्रपति ने अभी शिल्प गुरु पुरस्कार जो है वो उससे सम्मानित किया है। तो एक साथ ही इन्होंने 2017, 18 और 19 के पुरस्कार जो है वो दिए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने लोगों को ये जो है शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 30 लोग जो हैं उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। फिर देखिए मुंबई के 100 वर्ष पुराने किस संग्रहालय का जीर्णोद्धार परियोजना को वर्ष 2022 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत का उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। तो कौन सा संग्रहालय है जिसको कि ये पुरस्कार दिया जाएगा? वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है नई दिल्ली के अंदर 29 नवंबर से 1 दिसंबर को आयोजित 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जो टेक्नोलॉजी का जो समिट है, टेक्नोलॉजी समिट जो है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है, उसका विषय क्या था? तो उसका विषय था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या विषय था? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर देखिए GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो क्या कहते हैं, इसकी जो अध्यक्षता है वो इस बार किस देश ने हासिल की है? तो भारत ने हासिल की है। किससे हासिल की है? तो फ्रांस से हासिल की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो जो है एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है राजस्थान के अंदर। तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? तो वो भारत कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इस बार का जो कबड्डी विश्व कप है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 2025 के अंदर कबड्डी का विश्व कप होगा और ये जो है ब्रिटेन के अंदर जो है वो आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए अब किस पूर्व IAS अधिकारी को UPSC की सदस्य के रूप में जो है वो मेंबर के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई है? उनका नाम है प्रीति सूदन। तो ये अध्यक्ष नहीं है, ये उन वहाँ की सदस्य हैं। नाम याद रखिएगा, प्रीति सूदन उनका नाम है। फिर देखिए आसियान के अंदर जो है अभी 11वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल करने की मंजूरी मिली है? तो देश का नाम है पूर्वी तिमोर। नाम याद रखिएगा, पूर्वी तिमोर। आसियान के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आसियान क्या है कि जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं, आपने पढ़े होंगे वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और जो है फिलीपींस है। तो ये सारे जो देश हैं इन्होंने जो है मिल करके आसियान की स्थापना की थी और बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है ये 10 देशों का एक समूह है। आसियान जो है वो 10 देशों का समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है आसियान का। तो अभी 11वें सदस्य के रूप में इन्होंने पूर्वी तिमोर जो है उसको इंक्लूड किया है। फिर देखिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अगले 10 वर्षों में किस पहल के लिए $2.5 बिलियन का योगदान देने की घोषणा की है? तो ये इनकी पहल का नाम है मध्य पूर्व में हरित पहल। क्या नाम है? मध्य पूर्व में हरित पहल। तो एक हरित पहल लाने के लिए, ग्रीनरी को इंक्लूड करने के लिए इन्होंने जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट लाने की घोषणा की है। फिर देखिए एशियाई हॉकी महासंघ के CEO मोहम्मद तैयब इकराम किस देश से हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो है वो उनको 5 नवंबर 2022 को चुना गया है। तो ये पाकिस्तान के हैं और इनको एशियाई हॉकी महासंघ जो है उसका CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर देखिए कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ पर और देख लेते हैं। इनका नाम है परवीन लवलीन बोरगोहाई, स्वीटी बोरा और आल्फिया पठान। ये जो है एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और इनको जो है इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से इनका संबंध है। फिर ICC के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्रिकेट के बारे में। और एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो है उसके अंदर कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनिका बत्रा जो है वो इसकी पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये था हमारा मासिक घटनाओं का सार संग्रह। इसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कौन सी न्यूज़ जो है आपने सारी अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी। कहीं अगर आपको किसी भी आर्टिकल में, किसी न्यूज़ में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिए। एक ही आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ मैंने, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया था। ये है हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी और इनको जो है रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो इनवाइट किया गया था। ठीक है, और ये है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, जिसके कि अध्यक्ष के रूप में अभी जो है वो भारत को नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज हम इसको यहीं रैप अप करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एक एक ग्रुप को, एक एक सेक्शन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।